सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए बच्चों, एक आवश्यक सूचना है, मैं पहले भी इंफॉर्मेशन देना भूल गई आपको। हर सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। पिछले सैटरडे को आपका टेस्ट हुआ था लेसन नंबर 13 का, और इस सैटरडे को लेसन नंबर 14 और 15, लेसन नंबर 14 और 15 इन दोनों की तैयारी आपको करनी है। तो सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। आज का अपना लेसन है 17, मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं। मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं, और इस पार्ट से आपके 4 नंबर का प्रश्न आएगा, यानी बड़ा प्रश्न आएगा। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और साथ के साथ याद करना है। सबसे पहले तो ये समझना है कि मुद्रा किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने से पहले हमारे को भुगतान करना पड़ता है, जब जाके हम कोई सेवा खरीद सकते हैं, कोई वस्तु खरीद सकते हैं। जैसे मान लो आपको पेन चाहिए, आप दुकान पे जाओगे, पेन लोगे तो आपको वहां पर मुद्रा देनी पड़ेगी। तो मुद्रा लेन देन का कार्य करती है। यदि मुद्रा नहीं होगी तो हम कोई भी वस्तु या सेवा नहीं ले पाएंगे। तो आपको यही समझना है कि मुद्रा किसे कहते हैं। तो मुद्रा का जो कार्य होता है वो लेन देन का कार्य होता है। मुद्रा सेवाएं और वस्तुएं जब हम खरीदते हैं तो भुगतान करते हैं, उसे ही मुद्रा कहते हैं। तो देखिए, मुद्रा की परिभाषा क्या हो गई। वस्तुओं व सेवाओं के लिए हम जो भी भुगतान करते हैं उसे मुद्रा कहते हैं। समझ में आ गया मुद्रा किसे कहते हैं। अब आगे चलिए, विनिमय। विनिमय का जो साधारण सा अर्थ है वो है लेन देन। विनिमय का साधारण सा अर्थ क्या है? लेन देन। यानी वस्तु या सेवा जब हम खरीदते हैं तो वस्तु के बदले या तो वस्तु दी जाती है, या सेवा के बदले सेवा दी जाती है, या वस्तु के बदले मुद्रा दी जाती है, या मुद्रा के बदले मुद्रा दी जाती है। तो उसे कहते हैं हम विनिमय। तो विनिमय समझ में आ गया। विनिमय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हो गई वस्तु या सेवा का मुद्रा या अन्य किसी वस्तु या सेवा के बदले आदान प्रदान। तो देखिए, एक तरफ वस्तु, सेवा व मुद्रा, दूसरी तरफ है वही है वस्तु, सेवा या मुद्रा। तो देखिए, इन तीनों को खरीदने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हम वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें वस्तु देनी पड़ती है, या फिर कोई सेवा खरीदते हैं तो वस्तु देनी पड़ती है, या फिर मुद्रा लेते हैं तो मुद्रा देनी पड़ती है। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये और आपको उसके चुट्टे चाहिए, तो आपको वो 100 रुपये देके 100 रुपये लेने पड़ेंगे। तो विनिमय हो गया लेन देन। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, वस्तु के बदले सेवा का लेन देन, वस्तु के बदले मुद्रा का लेन देन, या वस्तु के बदले मुद्रा का लेन देन। तो देखिए, ये विनिमय की परिभाषा हो गई, समझ में आ गई। फिर उसके बाद में देखिए, भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया। भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया। और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। और हमारी जो मुद्रा है उसका प्रतीक है, 1 मिनट, ये जो हमारी मुद्रा है उसका प्रतीक है ऐसे रै, और फिर उसके ऊपर 2 लाइन। यह हमारा प्रतीक है, मुद्रा का प्रतीक है। तो ये जो प्रतीक है वो देवनागरी अक्षर आर, देवनागरी अक्षर आर और लैटिन के बड़े अक्षर आर से बना है, और इसके ऊपर दोहरी अड्डी लाइन होती है। ये 2 अड्डी लाइन हो गई, इसको दोहरी अड्डी लाइन बोलेंगे। और ये जो प्रतीक है ये किसने बनाया? डी उदय कुमार ने ये प्रतीक बनाया था। ये जो प्रतीक है हमारी भारतीय मुद्रा का प्रतीक डी उदय कुमार ने बनाया था। इसी प्रकार आगे चलिए, अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर, और इसका प्रतीक क्या होता है? एस और उसके अंदर लाइन। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग।
इसका प्रतीक है ये बड़ा ल और उसके ऊपर आडी लाइन। यूरोपीय समूह की मुद्रा क्या है? यूरो, और इसका प्रतीक है सी और उसके बीच में 2 आडी लाइन। जापान की मुद्रा क्या है? येन, और इसका प्रतीक है वाई और वाई के बीच में 2 आडी लाइन। तो ये अन्य देशों की मुद्राएं हैं। अब देखिए मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मुद्रा की उत्पत्ति हुई अंग्रेजी के शब्द मनी से हुई है। मुद्रा की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द मनी से हुई है, और मनी की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द मोनेटा से हुई है। मनी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा से हुई है। अब देखिए इसकी प्रथम टकसाल रोम में प्रारंभ की गई थी, यानी मनी यानी मुद्रा की प्रथम टकसाल रोम में प्रारंभ की गई थी, और जहां देवी मोनेटा का मंदिर था वहां ये टकसाल लगाई गई थी, और देवी मोनेटा के नाम से ही सिक्कों का नाम क्या रखा गया? मनी रखा गया। अब देखिए भारत में पहला रुपया किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। भारत में पहला रुपया किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। कब बनाया? 1540 से 45 ईस्वी के बीच में बनाया था। आगे देखिए भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो कौन कौन से नोट जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक कौन कौन से नोट जारी करता है? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट जारी करता है। अब अगला है विमुद्रीकरण। सबसे पहले आपको ये समझना है कि विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। जो प्रचलित मुद्रा है उसकी वैधता को समाप्त करके उसको प्रचलन से हटा दिया जाता है, तो उसको विमुद्रीकरण कहते हैं। प्रचलित मुद्रा की कानूनी वैधता हटा करके और प्रचलन से हटाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। अब देखिए प्रचलित मुद्रा, जैसे आप जानते हो अभी थोड़े दिन पहले 500 का नोट, जो 500 का नोट और 1000 का नोट था उसकी वैधता को समाप्त कर दिया गया था। और इसकी वैधता को समाप्त किसने किया था? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने समाप्त किया था। कब? 8 नवंबर 2016 को। तो 500 और 1000 के नोट का विमुद्रीकरण कब हुआ? 8 नवंबर 2016 को। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आपके समझ में आ गया विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, यानी प्रचलित मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त करके उसे प्रचलन से हटाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। अब आगे देखिए इस पाठ से हम 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। मुख्य रूप से मुद्रा किसे कहते हैं, विनिमय किसे कहते हैं, मुद्रा का विकास मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ, क्योंकि शुरू से ही हमारे को प्रश्न करना है और ये प्रश्न आपको HW में भी करना है। आज 2 प्रश्नों की तैयारी करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है मुद्रा के विकास की विभिन्न चरणों में व्याख्या कीजिए। मुद्रा के विकास की विभिन्न चरणों में व्याख्या कीजिए। और ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक का जो निबंधात्मक का पहला प्रश्न है वो है। दूसरा प्रश्न आपका इसी में बनेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा, नीचे वाले का ये उत्तर होगा। तो हम चलो आगे करते हैं कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। मुद्रा का विकास कैसे हुआ, उसके विभिन्न चरणों की व्याख्या करनी है। तो उसके विभिन्न चरण 3 हैं। मुद्रा के विकास के विभिन्न चरण कितने हैं? 3। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली। पहला कौन सा है? वस्तु विनिमय प्रणाली। दूसरा है धातु मुद्रा, उसके बाद में पत्र मुद्रा। तो 3 चरण हो गए, वस्तु विनिमय प्रणाली, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको फिर बुक में अच्छी तरह पढ़ना है। बुक आप खोल रखे होंगे तो बुक में भी आप साथ के साथ देखते जाओ। देखिए पहला जो है चरण, मुद्रा के विकास का पहला चरण है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब सबसे पहले आपको ये समझना वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। वस्तु, ठीक है, विनिमय का मतलब क्या हो गया? लेन देन। किसका लेन देन? वस्तु का लेन देन। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु का लेन देन, यानी वस्तु के बदले में वस्तु देना या लेना। अब देखिए जैसे मान लो आपके पास पेन है, ठीक है, आपके पास पेन है, आपके दोस्त के पास किताब है। तो आपके पास पेन है, आपके दोस्त के पास किताब है, आप अपने दोस्त को पेन दे दोगे और उससे किताब ले लोगे। तो ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली।
अब देखिए पहले के जमाने में क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु ली या दी जाती थी। जैसे मान लो किसी के पास गेहूं है या मेरे पास गेहूं है, आपके पास मान लो जूते हैं। आप ये उदाहरण लेके हम चलेंगे, आपको इसको समझना है, अच्छी तरह समझना है। एक बार समझ गए फिर बिल्कुल नहीं भूलोगे। जैसे मान लो मेरे पास गेहूं है, आपके पास जूते हैं, तो देखिए मेरे को गेहूं बेचना है और मेरे को जूते चाहिए, तो मैं आपको गेहूं देके जूते ले लूंगी। तो ये हो गई वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखिए पहली वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती थी। उसमें 3 मुख्य कठिनाइयां थी जो आपकी बुक में भी दी हुई है। उसमें पहली कठिनाई क्या थी वो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता के दोहरे सहयोग की कठिनाई। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की कठिनाई। अब देखिए, अब ये आवश्यकता के दोहरा सहयोग, इसको आपको समझना है कि ये क्या कठिनाई है। देखिए अभी मैंने उदाहरण बताया कि मेरे पास गेहूं है, आपके पास जूते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास गेहूं है तो मेरे को जैसे जूतों की आवश्यकता है, तो मैं गेहूं बेचूंगी, जब गेहूं दूंगी तब मेरे पास जूते आएंगे या चप्पल आएगी। जैसे मान लो आपको गेहूं की आवश्यकता है, मेरे पास गेहूं है, ठीक है, मेरे को जूतों की आवश्यकता है, आपके पास जूते हैं, तो ठीक है मैं आपसे जूते ले लूंगी और गेहूं दे दूंगी। तो इसी प्रकार जैसे मान लो मेरे पास बाजरा है, मान लो मेरे पास बाजरा है और आपके पास गेहूं है। मेरे पास बाजरा है तो मैं ऐसे व्यक्ति को देखूंगी, क्योंकि मेरे को जौ की आवश्यकता, तो मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगी जिसको बाजरे की आवश्यकता हो और वो मेरे को जौ दे सके। तो इसलिए वो ढूंढना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता के दोहरे सहयोग, यानी ये सहयोग होना चाहिए कि मेरे को जिस वस्तु की आवश्यकता है वो आपके पास होनी चाहिए और आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है वो मेरे पास होनी चाहिए। तो ये दोहरा संयोग हो गया। तो ये बहुत बड़ी कठिनाई थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। फिर देखिए दूसरी कठिनाई है मूल्य के मापन का अभाव। अब जैसे वही उदाहरण लेंगे गेहूं और जूतों का। तो जैसे गेहूं का मूल्य पता नहीं है, जूतों का मूल्य पता नहीं है, तो हम किस प्रकार वस्तु विनिमय करें, वस्तुओं को किस प्रकार दें, क्योंकि गेहूं के मूल्य का पता नहीं है, जूते के मूल्य का पता नहीं है। हो सकता है जूते का मूल्य ज्यादा हो सकता है गेहूं का मूल्य ज्यादा हो। तो ये कठिनाई थी क्योंकि मूल्य के मापन का अभाव था इसमें। फिर तीसरा देखिए वस्तुओं के विभाजन की कठिनाई। अब जैसे आपकी किताब में उदाहरण दे रखा है, जैसे मान लो मेरे पास घोड़ा है, आपके पास भेड़ है, ठीक है, मेरे को भेड़ चाहिए, आपको घोड़ा चाहिए। तो भेड़ तो छोटी सी ही है, घोड़ा बहुत बड़ा है। तो जब हम क्योंकि दोनों वस्तु है, भेड़ भी वस्तु है, घोड़ा भी वस्तु है, जब हम आपस में इनको लेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, तो क्या घोड़े को काट के थोड़ी देंगे, नहीं कर सकते ना ऐसा। तो ये वस्तुओं के विभाजन की कठिनाई भी इस वस्तु विनिमय प्रणाली में है। तो आपका प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो मैंने बता दिया वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। इसकी प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। तो ये 3 कठिनाई यहाँ हो गई है, इसका वर्णन आपको करना है। अब देखिए उसके बाद में आती है धातु मुद्रा। मुद्रा के विकास के विभिन्न 3 चरण। पहला चरण हो गया, दूसरा चरण है धातु मुद्रा। अब देखिए धातु मुद्रा का विकास कहाँ हुआ, चीन, भारत तथा मिस्र में इसका विकास हुआ है। अब देखिए ये क्यों नहीं सक्सेस हुई, उसका कारण है कि ये जो धातु मुद्रा कौन सी, जो सिक्के होते हैं ना, तो जो सिक्के बनाए गए थे उनपे मापन अंकित कर दिया गया था जिससे हम लेन देन कर सकें। तो उसमें बहुत कठिनाई आती थी, ये सुविधाजनक नहीं था। जैसे मान लो आपको 1 लाख रुपए का सामान खरीदना है तो 1 लाख मुद्राएं आप जेब में रख के थोड़ी जा सकते हो। तो ये बहुत ही असुविधाजनक था। साथ ही साथ इसका खर्चा भी अधिक था, लागत अधिक थी, मुद्रा की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव नहीं थी। तो ये हो गया आपके धातु मुद्रा। उसके बाद में है पत्र मुद्रा। अभी जो वर्तमान में नोट चल रहे हैं ना, उसको कहते हैं हम पत्र मुद्रा। तो ये पत्र मुद्रा, ये इसके कारण इसमें बहुत ही कम खर्चा आता है और हस्तांतरण में भी सुविधा रहती है और मुद्रा की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति भी इससे संभव है। तो आज के ये 2 ही प्रश्न है।
तो आप इनको करोगे, याद करोगे। ऊपर के जो ये छोटे छोटे प्रश्न मैंने लिखाए हैं इनको भी आप लिखोगे, याद करोगे, और दोनों प्रश्नों को लिखना है और याद करना है। ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी हैं। तो ठीक है, आगे का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।